बताइए। जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक पढ़ा था, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, तो कितने बच्चे हैं जिनको वो टॉपिक लर्न है और उसका डेरिवेशन आता है, और ऐसे कितने बच्चे जिनको डेरिवेशन समझना है? टेल मी बेटा। सर हमें आता है। वेरी गुड। और किसी को नहीं आता बेटा? दक्ष, संजीव, शमशेर, सर कामना। मुझे सर मुझे डेरिवेशन समझना है। ओके, कामना, हिमेश, खुशी, महक, हर्ष, तन्वी, आकांक्षा। सर डेरिवेशन समझना है। ओके, इस डेरिवेशन को ध्यान से समझना बेटा। द कंसेप्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मोमेंटम की अगर हम बात करें, वो आपको पता है कि कोई भी इम्पैक्ट जो मूविंग बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। एंड द formula of momentum is mass into velocity. So we can define the law of conservation of momentum is that total momentum before and after collision remains constant. जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, और ये किस में है? मोशन में है। इसकी किसी ना कुछ वेलोसिटी और इसका कुछ ना कुछ मास है। तो जब ये मोशन में, तो इस ऑब्जेक्ट के पास क्या हो गया बेटा? मोमेंटम हो गया। ठीक है जी। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट इस बड़े ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करता है, यहाँ पर दोनों में क्या होता है? कोलाइड, मतलब कोलिजन होता है, टकराते हैं एक दूसरे से। तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट का जितना भी मोमेंटम था वो सारा अपना मोमेंटम किस में ट्रांसफर कर देगा? दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर देगा। बट ओवरऑल जो दोनों का मोमेंटम निकल के आएगा वो क्या होगा बच्चे? कांस्टेंट होगा। कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। सो वी कैन डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज दैट the total momentum before and after collision remains constant and momentum can neither be created nor be destroyed. ना तो हम मोमेंटम को बना सकते हैं, ना ही हम मोमेंटम को खत्म कर सकते हैं। सिर्फ हम उसको क्या करते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। एक और इसका सबसे छोटा सा एग्जांपल है कि आप कॉरिडोर में भाग के जा रहे हैं, सपोज करो, और सामने कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, एक पर्सन सामने खड़ा है और आप कॉरिडोर में भाग के जा रहे हो, आप उससे टकराते हो, एकदम से स्ट्राइक करते हो सीधा। तो क्या होगा? आप तो भागते भागते जा रहे थे और वो खड़ा है, तो क्या होगा? जैसे आप उससे टकराते हो तो वो बंदा नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि जब आप मूविंग करते हुए जा रहे हो, रनिंग करते हुए जा रहे हो, तो आपकी बॉडी के अंदर मोमेंटम है, ठीक है, और वो रेस्ट पोजिशन में तो उसका मोमेंटम जीरो है। बट जैसे ही आप उससे स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तो आपका सारा का सारा मोमेंटम उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, और वो इतने कम टाइम में उस मोमेंटम को टॉलरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ गिरता है। ठीक है, तो हमें समझना है इसके अंदर कि टोटल मोमेंटम जो होता है बॉडी का, वो बिफोर और आफ्टर कोलिजन क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। सो देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर हम। जैसे कि ये हमारे पास एक ट्रक है, और ये क्या है? हमारे पास एक कार। कार का मास m2 है और ट्रक का मास क्या है? m1। ट्रक चल रहा है u1 वेलोसिटी से, कार किससे चल रही है? u2 वेलोसिटी से। ठीक है, मैं इसमें लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ फॉर्मूले लिखूंगा। आपको जो डेरिवेशन है वो आपको मैं आप पहले भी ड्राइव करवा के बता चुका हूँ, तो इसमें मैं मेन पॉइंट लिखूंगा, थ्योरी सारी लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो, जब दोनों व्हीकल चल रहे हैं, कार भी चल रही है सेम डायरेक्शन में और ट्रक भी चल रहा है, तो हम क्या निकाल देंगे? पहले इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक क्या हो जाएगा? m1 u1। सेम इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार, ये क्या हो जाएगा? m2 u2। दोनों का इनिशियल मोमेंटम निकाल दिया। अभी तक दोनों एक दूसरे से टकराए नहीं है, तो हम क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर? अब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन।
कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या होगा, दोनों का मोमेंटम प्लस कर दे, m1 u1 प्लस m2 u2, ये आ गया हमारे पास बिफोर कोलिजन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमें प्रूव करना है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। ओके, अब जैसे ही ये दोनों, ये ट्रक जो है इस कार से टकराता है, ये ट्रक जो है जैसे ही कोलाइड करता है कार से, तो क्या होगा, ट्रक की जो वेलोसिटी है वो u1 से चेंज होके v1 पहुंच गई, और कार की वेलोसिटी में चेंज आएगा वो u2 से होके क्या हो जाएगी v2। भाई पीछे से अगर कोई व्हीकल टकराएगा तो कार की स्पीड तो बढ़ेगी और ट्रक की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो कितनी कम हो गई, u1 से v1 पे पहुंच गई, और कार की स्पीड हो गई u2 से v2, मतलब दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। और जब वेलोसिटी चेंज हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का मोमेंटम भी चेंज हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ ट्रक आफ्टर कोलिजन, ये मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, क्या हो जाएगा m1 v1, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो चेंज होके u1 से क्या पहुंच गई v1, और कार की वेलोसिटी u2 से चेंज होके पहुंच गई v2। सो मोमेंटम ऑफ कार आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m2 v2। अब हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, वही टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्या होगा m1 v1 प्लस में m2 v2, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जो फाइनल वेलोसिटी आई दोनों की, मतलब चेंज होने के बाद जो वेलोसिटी आई, उससे हमने इसका फाइनल मोमेंटम निकाल दिया। यहां तक क्लियर हुआ बेटा सभी को? अब देखो, जब ट्रक कार से टकराता है, कोलाइड करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो ट्रक है इस कार के ऊपर क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और दूसरा, इन रिटर्न कार भी ट्रक पर क्या लगा रही है बेटा, फोर्स लगा रही है। तो मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, मोस्टली जब ट्रक की और कार की वेलोसिटी चेंज हुई तो दोनों में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, दोनों में क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सीलरेशन। मुझे इस एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ट्रक अप्लाई द फोर्स F1 किस पर, ऑन द कार, सो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन कार इज A2। कार में कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, A2, कितने टाइम में, इन टाइम t। तो A2 की वैल्यू क्या होगी, V2 माइनस U2 अपॉन t। भाई कार की वेलोसिटी कहां से चेंज हुई, V2, U2 से V2 पहुंच गई, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो इस F1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहां से, आप सभी को दिख रहा है बोर्ड? यस सर। यस सर। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या पहुंच जाएगी यहाँ पर, अगर मैं F1 की वैल्यू निकालूं, F1 फोर्स लगा है कार पर, किसने लगाया है, ट्रक ने। तो कार पर जो फोर्स लगा है, कार का मास कितना है m2, और एक्सीलरेशन क्या हुआ A2। इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, m2 तो एज इट इज, और ब्रैकेट में V2 माइनस U2 अपॉन t। F1 की वैल्यू क्या आ गई, m2 इंटू V2 माइनस U2 अपॉन t। अब सेम इसके रिटर्न में कार भी ट्रक पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। हम क्या लिखेंगे, कार अप्लाइज अ फोर्स F2 on the truck, so acceleration produced in truck will be, तो कौन सा प्रोड्यूस हुआ, A1 एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, V1 माइनस U1 अपॉन t, क्योंकि ट्रक की जो वेलोसिटी थी U1 से V1 चेंज हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में कितने टाइम में चेंज हुई है, t टाइम के अंदर। तो उससे F2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, F2 की वैल्यू, ट्रक पर फोर्स लगाए M1 A1, M1 एज इट इज, A1 की वैल्यू V1 माइनस U1 अपॉन t। ये आ गया हमारे पास जो कार ने ट्रक पे फोर्स लगाया है।
अब देखो दोनों फोर्सेस जो हैं कौन कौन से, जो ट्रक ने कार पे लगाया है F1 फोर्स और जो कार ने ट्रक पे लगाया है F2 फोर्स, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर क्या लगाती है, फोर्स, बट कहाँ लगाती है, इन द अपोजिट डायरेक्शन। F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ये न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि ट्रक ने कार पे फोर्स लगाया तो इन रिटर्न कार भी ट्रक पर क्या लगा रही है बेटा, एक फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, F1 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने यहाँ पर, M2 इंटू V2 माइनस U2 अपॉन में T, माइनस इसकी वैल्यू क्या है, M1 V1 माइनस U1 अपॉन T से T, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 V1 माइनस माइनस प्लस M1 U1। यहां तक क्लियर हुआ। अब V वाले एक तरफ ले जाओ और U वाले एक तरफ ले जाओ, तो ये तो हमारे पास है माइनस का M1 V1, इधर आके किसका हो गया, प्लस का M1 V1, और ये प्लस में M2 V2 है ही। अब ये इज इक्वल टू में M1 U1 और माइनस का M2 U2 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का M2 U2। यही हमें प्रूव करना था, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस में M2 V2। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये इसका कंप्लीट डेरिवेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो इसमें हमने क्या लिया कि एक ट्रक और एक कार जो दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, और किस वेलोसिटी से चल रहे हैं, ट्रक चल रहा है U1 वेलोसिटी से और कार चल रही है U2 वेलोसिटी के साथ। ठीक है, इसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि जो दोनों का इनिशियल मोमेंटम निकाला हमने, M1 U1 और दूसरा M2 U2, दोनों का मोमेंटम क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। जो दोनों का इनिशियल मोमेंटम है वो हमने क्या किया, प्लस कर दिया, M1 U1 प्लस में M2 U2। अब जैसे ही दोनों एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, तो क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी। ट्रक की जो वेलोसिटी है वो U1 से चेंज होके V1 पहुंच गई, कार की वेलोसिटी U2 से चेंज होके V2 पहुंच गई। जब दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई तो बेटा दोनों का मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज। हमारे पास चेंज होके वेलोसिटी आ गई तो हमने दोनों का नया मोमेंटम निकाल दिया, जिसको क्या नाम दिया, मोमेंटम ऑफ ट्रक आफ्टर कोलिजन और मोमेंटम ऑफ कार आफ्टर कोलिजन। तो वही M1 V1 और दूसरा M2 V2। अब दोनों का क्या निकाल दे, टोटल मोमेंटम ट्रक और कार का, कब, आफ्टर कोलिजन। तो M1 V1 प्लस में M2 V2। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया इसमें कि जब दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ट्रक ने फोर्स लगाया किसके ऊपर, कार पे, और इन रिटर्न कार ने किस पे फोर्स लगाया, ट्रक पे। और जब दोनों की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। वेलोसिटी चेंज होने का मेन पर्पस क्या होता है कि दोनों का एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। तो जो ट्रक ने कार पे फोर्स लगाया तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ कार में, जिसको नाम दिया हमने A2, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, जितनी कार की वेलोसिटी चेंज हो गई V2 माइनस U2 अपॉन में T की T टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ट्रक ने फोर्स लगाया कार पे तो कार का मास कितना है, M2, एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ कार के अंदर, A2। ठीक है, अब सेम हमने उस एक्सीलरेशन की इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या निकल के आया था हमारे पास, A2 की वैल्यू तो आई थी V2 माइनस U2 अपॉन T, और F1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, M2, और इसमें A2 की वैल्यू V2 माइनस U2 अपॉन में T। अब इसके अपोजिट सेम कार ने भी ट्रक पे क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। कौन सा फोर्स अप्लाई किया उसने, F2 फोर्स, जिसकी वजह से ट्रक के अंदर भी क्या प्रोड्यूस हुआ, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई, V1 से U1 चेंज हो गई, U1 से V1 चेंज हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी इसकी निकाल दी हमने, V1 माइनस U1 अपॉन T। सेम फॉर्मूला फोर्स का लगाया, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना दे रखा है कार का, सॉरी ट्रक का, M1, एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, A1। ठीक है, हमारे पास F1 की वैल्यू भी निकल गई और F2 की वैल्यू भी निकल गई। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, जो कल हमने डिस्कस किया था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
हर एक्शन के पीछे उसकी क्या होती है, एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। तो F2 F1 इज इक्वल टू में माइनस F2 और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो M2 V2 माइनस U2 अपॉन T माइनस M1 V1 माइनस U1 अपॉन T। टाइम से टाइम कैंसिल क्योंकि बीच में इज इक्वल टू है और दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारा क्या प्रूफ होता है कि M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू में M1 V1 प्लस M2। समझ में आ गया बेटा? Yes, क्लियर sir. हुआ सभी? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट आता है इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती है, ठीक है? तो देखो इसको समझो। मेन फर्स्ट एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, जो मैंने पहले थर्ड लॉ में बताई थी, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, कि गन का रिकॉइल होना, मतलब जिससे हमारे शोल्डर पे एक झटका लगता है उसको बोलते हैं रिकॉइल होना, ठीक है? तो रिकॉइलिंग ऑफ गन किसकी एप्लीकेशन है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन भी आता है कि फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? द वेलोसिटी विद विच द गन रिकॉइल, जिस वेलोसिटी के साथ कोई गन रिकॉइल होती है उसको उसकी रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास एक गन है, ठीक है, और ये ट्रिगर होगा इसका। अब क्या होता है, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, ये बुलेट है इसमें से जो निकलेगी, ठीक है, दिस वन इज बुलेट एंड दिस वन इज गन। अब देखो स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो दोनों के दोनों किस में रखे हुए हैं? रेस्ट में रखे हुए हैं। गन भी रेस्ट में और बुलेट भी रेस्ट में। तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस में m2u2 क्या आ गया बेटा? जीरो आ गया। भाई गन की वेलोसिटी भी जीरो है और बुलेट की वेलोसिटी भी जीरो है, तो दोनों को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? जीरो। स्टार्टिंग में दोनों का मोमेंटम क्या आ गया? जीरो हो गया। अब जैसे हम इस गन से फायर करते हैं, तो फायर करेंगे तो जो ये बुलेट है ये किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ जाएगी आगे, इसको नाम दे देते हैं v2 वेलोसिटी। और ये v1 जो है, सॉरी इसको नाम दे देते हैं v1 वेलोसिटी। और ये v2 क्या है? जिससे गन रिकॉइल होगी, पीछे की तरफ रिकॉइल होती है गन। न्यूटन का थर्ड लॉ भी काम कर रहा है यहाँ, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी काम कर रहे हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ तो कैसे काम कर रहा है कि बुलेट ने, गन ने किस पे फोर्स लगाया? बुलेट पर, जिससे बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करी। इन रिटर्न बुलेट भी गन पर क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी, जिससे जो चलाता है उसको एक झटका लगता है, जर्क लगता है शोल्डर के ऊपर, ठीक है? तो देखो बुलेट v1 वेलोसिटी के साथ जा रही है और गन v2 वेलोसिटी के साथ जा रही है। m1 जो मास है वो गन का है और m2 मास किसका है? बुलेट का। दोनों का इनिशियल मोमेंटम तो आ गया जीरो। अब बच गया दोनों का फाइनल मोमेंटम m1 प्लस में m2 v2, इसको किसके इक्वल रख देंगे? जीरो। क्योंकि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू किसके होता है? m1 u1 प्लस m2 u2, और m1 u1 प्लस m2 u2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? जीरो। अब इनमें से ये गन का मास, बुलेट का मास, ये आपको गिवन होगा। जो मास है, जैसे ये वैल्यूज है वो आपको गिवन होगी। m2, इसको मान लो v2 वेलोसिटी मान लो, इसको v1 मान लो, m1 v1 और m2 v2। ये m2 की वैल्यू भी और v2 की वैल्यू और m1 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आपको गिवन है। तो क्या निकाल सकते हैं हम? v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई चार वैल्यूज में से कोई तीन वैल्यू आपको अगर गिवन हो तो हम फोर्थ वैल्यू को क्या कर सकते हैं बेटा? कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes, sir. यस बोलो। सर। यस तो सर। सेम निकालते हैं, इसी पोर्शन से इसकी रिकॉइल वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है? अब देखो
और एप्लीकेशंस क्या आती है इसके केस के अंदर कि वर्किंग ऑफ रॉकेट्स, जेट एरोप्लेन की जो रॉकेट की वर्किंग होती है, क्योंकि जो उसमें से हाई इवोल्यूशन जो गैसेस का होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है और जो बर्न गैस होती है वो सारी की सारी बाहर निकलती है प्रेशर के साथ, एक वेलोसिटी के साथ। तो जितना मोमेंटम उस गैसेस का होता है उतने ही मोमेंटम के साथ रॉकेट भी कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। यहाँ भी कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जेट एरोप्लेन, रॉकेट, ठीक है, इन सभी के अंदर किसका यूज होता है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. ओके, वेरी गुड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा खेतों के अंदर है ना, कई बार फुहारे लगाए जाते हैं जब बारिश नहीं आती, होता है ना ऐसा। तो जब वो फाउंटेन्स मूव करते हैं तो ऐसे घूमते हैं गोल गोल पानी डालते हुए, यस और नो। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि वो किस लॉ की एप्लीकेशन है, जो फाउंटेन्स चल रहे हैं मूव कर रहे हैं वो किस लॉ की एप्लीकेशंस हैं। संजीव, Yes, sir. किस लॉ की एप्लीकेशन है वो बेटा। भाई फाउंटेन्स तो देखे हैं आपने जिनसे खेतों में सिंचाई करते हैं, कोई नई चीज थोड़ी पूछ रहा हूं मैं। महक, शमशेर, Yes, sir. शमशेर Yes, नहीं sir. पता, तन्वी, आकांक्षा। Yes, sir. The third law. हाँ जी बेटा, कौन से लॉ की एप्लीकेशन है, वेरी गुड, थर्ड लॉ। देखो क्या होता है, आपने देखा उसके अंदर ये फुहारे जो लगे होते हैं, ठीक है, इसमें एक फिरकी सी लगी होती है इस साइड की, इस टाइप की, दोनों तरफ ऐसे फिरकी सी लगी होती है, ठीक है, और वो रोटेट करता रहता है, ऐसे ही होता है ना। तो इसमें क्या होता है, जब इनमें से वाटर बाहर निकलता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वाटर इनके ऊपर फोर्स का लगा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ही सेम यहां से वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर ही फोर्स का लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो कंटिन्यूअसली वाटर बाहर निकलता रहता है। जैसे अगर इसमें से पानी बाहर निकल रहा है तो फोर्स का लगेगा बैकवर्ड, तो ये पीछे की तरफ मूव करेगी। सेम इसमें से पानी बाहर निकल रहा है तो ये बैकवर्ड, ठीक है ना। इस तरह से इनका मोशन चलता रहता है। तो वो मोशन किस वजह से चल रहा है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ की वजह से। एक तरफ एक्शन फोर्स लग रहा है और दूसरी तरफ रिएक्शन फोर्स लग रहा है। यहां तक समझ में आया बेटा, Yes, बोलो। sir. ये Yes, वो sir. एप्लीकेशन है जो हमें ये बताते हैं कि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स के अंदर आपसे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, एप्लीकेशंस पूछी जाती है, और यू हैव टू रीडिफाइन द लॉज, कंसेप्ट के किस कंसेप्ट की वो एप्लीकेशंस है, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड, कि जब भी कोई बर्ड फ्लाई करता है तो वो न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो करता है, टेल मी, बोलो बेटा। विच लॉ इज फॉलोड Yes, बाय sir. द फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड, बोलो Sir, बेटा। third law. थर्ड लॉ सबसे सिंपल है भाई, अगर जो बर्ड फ्लाई कर रहा है तो क्या होता है, अपने विंग्स से एयर को पुश कर रहा है, ठीक है। अब जो जितनी फोर्स के साथ एयर को पुश कर रहा है, एयर उतने ही फोर्स के साथ क्या करती है बेटा, उसको मूव करवाती है, क्योंकि वो एयर को डिस्प्लेस करता जा रहा है, ठीक है। जितने फोर्स के साथ एयर को डिस्प्लेस कर रहा है वो आगे की तरफ मूव होता जा रहा है। देयर इज ऑल्सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड। हैवी लगेज आर टाइड ऑन द रूफ ऑफ द व्हीकल, कार, गाड़ी। जैसे कोई लॉन्ग जर्नी के ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, जो सामान होता है ना उसको गाड़ी की सीट के ऊपर, मतलब छत के ऊपर बांध देते हैं सारा का सारा। क्यों बांधा जाता है वो,
बताओ, गाड़ी की छत के ऊपर अगर हमने कोई सामान रख रखा है तो उसको रस्सी से क्यों बांधते बेटा? ये तो कॉमन एग्जांपल पूछ रहा हूं मैं आपसे। सर ताकि वो गिरे ना। क्यों? और गिरेगा किसकी वजह से? सर एयर। एयर की वजह से कैसे गिरेगा बेटा? जर्क की वजह से साहिल, ये तो मैं वो चीज पूछ रहा हूँ जो हम अपनी रोज डे टू डे लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। सर आपको एक छोटा बिकॉज सा ऑफ इससे द हम किस वजह से, बोलो। सर वो इसलिए गिरेगा बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से। नो, मोमेंटम का कोई केस ही नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो। मैंने फर्स्ट लॉ पढ़ाया था आपको, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो किस में रहेगा? रेस्ट में। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो किस में रहेगा? मोशन में, जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना किया जाए। तो सपोज करो हमने जो गाड़ी के ऊपर सामान बांध रखा है और गाड़ी कंटिन्यूअसली मूविंग है, चल रही है, ठीक है, तो गाड़ी के साथ साथ वो सामान भी किस में? मोशन के अंदर है। अब जैसे ही सामने से कोई ब्रेकर आता है या हमारे को ब्रेक लगाने पड़ गए तो क्या होगा? हमारी गाड़ी तो ब्रेक लगाते के साथ ही किस में आ जाएगी? रेस्ट पोजीशन में। बट जो हमने सामान रख रखा है वो किस में रहेगा? मोशन में, जिसकी वजह से सारा का सारा सामान कहाँ जाएगा? आगे की तरफ गिर जाएगा ब्रेक लगाते ही। तो इसी चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? सामान को रोप से या रस्सी से इसको अच्छे से टाइट से बांधते हैं, ताकि अगर गाड़ी रुक भी रही है या स्पीड से भी चल रही है तो वो सामान एज इट इज रहे, इधर उधर मूव ना करे। अब समझ में आया? यस सर। यस ठीक सर। है, तो कौन से लॉ की एप्लीकेशन है ये हमारे पास? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फर्स्ट ऑफ लो। मोशन की एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं क्वेश्चंस। Why can a small mass such as a bullet kill a person when fired from a gun? कि एक बुलेट जो होती है उसका मास बिल्कुल छोटा सा होता है। बुलेट का मास कितना होता है? बिल्कुल स्मॉल। अगर हम बात करें कि बुलेट का मास लगभग लगा लो 50 ग्राम या 60 ग्राम अप्रोक्सीमेटली होता है एक बुलेट का मास। फिर भी ये बुलेट अगर हम किसी भी चलाते हैं किसी के ऊपर भी तो वो सीधा मर जाता है। ऐसा क्यों होता है जबकि जो बुलेट का मास है वो बहुत स्मॉल मास है? टेल मी, सर जो ऐसा क्योंकि क्यों जो होता है? फोर्स लगाते हैं वो बहुत इतना फास्ट होता है कि जैसे किसी की बॉडी के अंदर जाता है तो वो डाई हो जाता है। देखो, इसके सर उसकी अंदर आता है वेलोसिटी हमारा बहुत ज्यादा मोमेंटम, होती है। मास। हाँ, वेरी गुड। बुलेट का मास जो है वो तो कम है, बट जब बुलेट पर गन फोर्स लगाती है तो इतना लार्ज फोर्स लगाती है कि इस बुलेट का जो मोमेंटम है वो बहुत हाई हो जाता है। बुलेट प्रोड्यूस अ वेरी वेरी हाई मोमेंटम। और जब ये किसी की बॉडी को स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करते के साथ ही वो बॉडी उस मोमेंटम को टॉलरेट नहीं कर पाती, और जिसकी वजह से क्या होता है? इंसान सीधा स्वर्ग में। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पर किसका कंसेप्ट यूज हुआ? मोमेंटम का कंसेप्ट यूज हुआ। अब ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो चुका है। दोबारा मैंने आपको इसको रिवाइज करवाया है। अब भी अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे प्रॉब्लम बताओ ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। स्नेहा, स्नेहा, मोहित, 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 आवाज आ रही बेटा? यस सर। बेटा फोर्स की यूनिट क्या होती है मोहित? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? सर व्हाट मेरा इज टर्न। द यूनिट ऑफ फोर्स? वेट, सर मेरा टेल। मोहित, सर मैं कृष्णा, कृष्णा, दुष्यंत,
दुष्यंत, what is the unit of force? Krish, Krish, Sir, may I tell? Sir, may I tell? yes, Daksh, May I? Sir, Newton. Daksh, न्यूटन। अब Sir, देखो ये Newton. क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन था, मगर ये लोग जो मैं जिनसे पूछ रहा हूँ अपने फेस पर अपने मुंह पर बिल्कुल टेप लगा के बैठे हुए हैं कि कहीं ये गलती से इनके मुंह से कुछ निकल ना जाए। बेटा जो चीज आपको बताई गई है एटलीस्ट कम से कम उसका तो आंसर प्रॉपर तरीके से दिया करो। ऐसा थोड़ी कि मतलब आप चुपचाप बैठ जाओगे यहाँ पर आके जैसे कोई मूवी चल रही है उसको देख के आपने बंद किया नेट, ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत जल्द आपके स्कूल भी खुल रहे हैं और फिर हम फेस टू फेस भी इंटरेक्ट बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। और सबके नाम बहुत अच्छे से याद है मुझे, जिसके साथ भी इंटरेक्शन करनी है, तो जितना आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से उसको लर्न करो, और हर बच्चे की नोटबुक जो है मैंने जहां तक आपको नोट्स सेंड कर रखे हैं वहां तक कंप्लीट होनी चाहिए बेटा, ठीक है। कल संडे है तो मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स जो है वो सेंड करूंगा ताकि वो आप अपनी कंप्लीट नोटबुक को कर सकें। क्लियर? सर स्कूल 16 से और खोलेंगे। कोई डाउट बेटा किसी का? सर एक हाँ साथ जी, स्कूल भेजोगे? 16 से खुलेंगे। हाँ मैं आज हो सका तो इसके लगभग कंप्लीट नोट्स एक साथ भेज दूंगा, क्योंकि फिर आपका कल वीक है, मतलब हॉलीडे है, संडे है, और फिजिक्स की क्लास भी आफ्टर 3 डेज आएगी, ठीक है। तो तब तक आप इस नोटबुक को कंप्लीट कर लेना अपने। ओके बेटा? Sir. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।